अब देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, देखिए इसको छुपा दीजिए, यंग को छुपा दीजिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, एक मिनट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बताया गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल, स्ट्रेस कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल। तो जब लॉन्गिट्यूडनल दोनों ले लोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस। लिख डालो डेफिनेशन। अब देखिए एक मिनट, बुक में एक लैंग्वेज लिखी होती है, वो लिखिएगा नहीं, उसमें लिखी है व्हेन द स्ट्रेन इज वेरी स्मॉल, ये वर्ड यूज किया गया है। क्यों ऐसा बोला उन्होंने, स्ट्रेन बोले तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जब स्ट्रेन स्मॉल करोगे तो सिंपल सी बात है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी उसमें मेंटेन रहेगी। तो हम बोलेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट, बात वही है मैं कह रहा हूँ। तो लिखिए विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, हेडिंग क्या डाली है आपने, हेडिंग भी तो डालोगे ना, इसकी डेफिनेशन है विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal strain, the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain is called Young's modulus of elasticity, Young's modulus of elasticity, Young's modulus of elasticity। देखो क्या मतलब है, लॉन्गिट्यूडनल में क्या चेंज होना है, लेंथ होना है। देखो तो हम लेंथ चेंज करने के लिए एक वायर लेना पड़ेगा ना, तो हमने क्या किया, एक वायर ले लिया और उसको एक ऊपर फिक्स कर दिया और ये वायर हमने ले लिया, ठीक है। अब चूंकि वायर की कुछ लंबाई दिखानी है, उसको लंबा चेंज करना है, थोड़ा सा वायर को मोटा ले लिया, हल्का सा दिखे, ये वायर ले लिया। और हमने कहा इस वायर का इनिशियल लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है, ठीक है, या स्मॉल एल मान लो, जो तुम्हारी मर्जी हो, स्मॉल एल है। और इसका कुछ एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी लेंथ जब हम बढ़ाएंगे तो इसका जो मोटाई होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मान चल रहे हैं, क्योंकि इतना पतला है कि उससे का पतला होगा, ये मान के हम चल रहे हैं। हमने क्या किया, इसमें नीचे एक फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल बढ़ गई। तो हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो किस तरीके का फोर्स अप्लाई किया होगा, वेट लटकाया होगा ना। तो आप चाहे बताओ फोर्स एफ लगाया या हमने इसमें एक वेट एम जी लटका दिया, ठीक है। तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकाल लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल लेंगे। तो थोड़ी इस डायग्राम के बारे में लैंग्वेज लिख लूँ, लिखिए लेट अ वायर ऑफ लेंथ एल, कौन सा एल है वो आप देख रहे हैं आप यहाँ पर, आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जो आपका मन हो करो, चलो कैपिटल लिख दो अच्छा लगेगा। लेट अ वायर ऑफ लेंथ एल, थोड़ा लगेगा कि मैं बड़ा हूँ, हैविंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, having the area of cross section A, having the area of cross section A। अब चाहे हम कहें कि फोर्स F इज अप्लाइड, तो लिखिए द फोर्स F इज अप्लाइड, मैं F ही लिखे दे रहा हूं, अब फोर्स F इज अप्लाइड at one end of the wire, at one end of the wire and let the change in the length is delta L, and let the change in length is delta L। इसकी लेंथ में चेंज कितना हुआ, डेल्टा एल। तो अब बताइए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर आपके न्यूमेरिकल में फोर्स दिया हुआ है तो लिख दीजिए एफ की वैल्यू, या एफ को क्या लिख सकते हैं एम जी, और एरिया को लिख सकते हैं ए, ठीक है। एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, क्या बताया था फॉर्मूला, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये हो गया। अब आपको निकालना है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स वाई ओ एन जी, ऐसे ऐसे नाम लिखत रहे, डायल लिख दो, विनीत, आत्मा, यंग्स हैं, एक साइंटिस्ट थे मार्का दाखलांत, हम लोग उसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते थे,
नहीं, उन्होंने उसके बारे में, ग्लाइडर वगैरह के बारे में बहुत काम किया है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या फॉर्मूला होता है? लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे लिख दें, स्ट्रेस, चलेगा, एस से काम चलेगा, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। आप पूरा लिखिएगा ना, कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में कहोगे एल एल कैंसिल आउट, लिखेंगे एल इंटू स्ट्रेस, कुछ दिन बाद भूल गए क्या लिखा हुआ है। इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया एफ अपान ए अपान डेल्टा एल अपान कैपिटल एल। थोड़ा मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करो, एफ अपान ए बाहर, डेल्टा एल इधर, कैपिटल एल ऊपर। तो एक तो ये फॉर्मूला आ गया। एफ को आप चाहो तो एम जी लिख सकते हो, एम जी एल। और ए कैसे लिखोगे भाई? ये जो वायर है ना, वायर का जो बेस है, क्रॉस सेक्शन, वो सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। नहीं होता वायर रेक्टेंगुलर, कोई भी वायर रेक्टेंगुलर शेप का भी तो हो सकता है। तो हम फिलहाल सर्कुलर मान लें, तो इसको पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू डेल्टा एल। तो वो डिपेंड करता है गिवन क्या है। तो ये फॉर्मूला आपके आ गया, y इज इक्वल टू एम जी एल अपान पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। लेकिन मेन फॉर्मूला ये याद रखिएगा कहा क्या गया है, ठीक है? क्यों न्यूमेरिकल में आप सर्च कर रहे हो, आर नहीं दिया हुआ है, अरे आर की जरूरत थोड़ी थी, ए चाहिए आपको, ठीक है? अब आपको एम जी नहीं दिया गया है, हमको एफ चाहिए, एफ नहीं है तो एम जी से यूज हम कर लेते हैं फिलहाल, नोट करिए। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट तो वही होगी जो स्ट्रेस की होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, क्वेश्चन मार्क। अजीब नहीं लग रहा है आपको कि स्टील इलास्टिक होती है? कौन ज्यादा होती है इलास्टिक, रबर या स्टील? है, ये तो उल्टा लिखा है कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। दो तरीके से समझिएगा, अभी मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे, पहले फिजिक्स की भाषा में समझिएगा। कोई बॉडी इलास्टिक है, अच्छी इलास्टिक कैसे पहचानते हैं आप? यानी कि आपने फोर्स अप्लाई किया और उसने बहुत ताकत से फोर्स अप्लाई करके फिर वापस लौट के आई, या आप उसको खींचने में, जैसे मान लिया आपको हमने दो तार दे दिए, एक रबर का दिया, एक स्टील का दिया, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था, सेम मोटाई के थे, दोनों की लेंथ सेम थी। हमने कहा दोनों की 1 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ाओ। आपने दो, ध्यान से समझिएगा, दो एक जैसे तार दिए, एक स्टील का दिया, एक रबर का दिया, हमने कहा दोनों की 1 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ाओ। आपने दोनों की लेंथ बढ़ाने की कोशिश की, क्या दोनों पे सेम फोर्स लगाओगे आप? क्या करना पड़ेगा आपको? किस पे ज़्यादा लगेगा? क्यों ज़्यादा लगेगा स्टील पे? इसका मतलब स्टील के लेंथ को बढ़ाने के लिए आपको फोर्स ज़्यादा क्यों लगाना पड़ रहा है? पहली बात तो लेंथ को बढ़ाने के लिए फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? इसका मतलब वो लेंथ बढ़ना नहीं चाहती। यानी क्यों नहीं बढ़ना चाहती? वो जब हम लेंथ बढ़ाते हैं तो वो अपोज करती है उसको, तो जो ज़्यादा अपोज करे वो ज़्यादा इलास्टिक। समझ में ही बात नहीं आई? तो अगर मैं आपसे कहूँ 1 सेंटीमीटर स्टील की लेंथ बढ़ाओ, 1 सेंटीमीटर रबर की बढ़ाओ, आपको रबर की लेंथ बढ़ाने में फोर्स कम लगाना पड़ेगा, स्टील की बढ़ाने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि स्टील ने आपके फोर्स को ज़्यादा अपोज किया, तभी तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो जो ज़्यादा अपोज करे वो ज़्यादा इलास्टिक। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। इसलिए जो क्रेन्स वगैरह होती हैं उनमें रबर नहीं लगी होती, स्टील के वायर लगे होते हैं। अब चूंकि मोटा वायर जल्दी टूटता है तो पतला वायर लेते हैं। अब पतले वायर से ट्रक उठाओगे तो बहुत सारे पतले वायर को वो लपेट देते हैं, उससे मोटा वायर बनाते हैं। जैसे वायर पतला भी है और बहुत सारे वायर भी हो गए हैं, ठीक है? तो फिजिक्स की भाषा में समझ में आ गया कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। अब मैथमेटिक्स की भाषा में करते हैं, हम लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे हैं। हमने कहा कि सपोज एल लेंथ दोनों वायर की थी, बोथ द वायर इज हैविंग द सेम लेंथ एल, स्टील एंड रबर बोथ। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, दोनों पे हमने सेम फोर्स लगाया एफ, दोनों पे। स्टील के वायर की लेंथ में इंक्रीमेंट कितना हुआ? एल एस। और रबर की वायर में इंक्रीमेंट कितना हुआ? सेम फोर्स लगाया हमने। अभी हम सेम लेंथ बढ़वा रहे थे आपसे, अभी सेम फोर्स लगा रहे थे। और स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना है? वाई एस। और रबर का कितना है? वाई आर। जो हमने बोला है इसी को लैंग्वेज में आपको लिख देना है। इंग्लिश तो आपको आती ही आती है, इंग्लिश मीडियम वालों को अंग्रेजी तो बढ़िया से, शेक्सपियर फेल है उनके लिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ वाई एस बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं फोर्स अपान एरिया अपान चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल लेंथ, होता है। तो फोर्स
अपॉन ए इंटू एल एस इंटू कैपिटल एल, पहला इक्वेशन हो गया। अगर हम रबर की बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ इन रबर अपॉन इनिशियल लेंथ, यानी एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू एल आर। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों में रिलेशन चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दो क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी जो सेम है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन। अब आप कहेंगे इतना ही काहे लिख दिया, थे भी ना लिखो, तो कुछ लिख ही नहीं रहे हो, हम तो इंग्लिश मीडियम वाले, हम तो लिख ही लेंगे, लेकिन लिखे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो वाई एस अपान वाई आर, देखो मैं वाई एस लिखूंगा तो क्या आएगा, एफ इंटू एल अपान ए इंटू एल एस, और अपान में वाई आर है तो एफ इंटू एल इंटू ए इंटू एल आर। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एल आर अपान एल एस, यानी आपने क्या देखा, वाई एस अपान वाई आर इज इक्वल टू एल आर अपान। अब प्रैक्टिकली बताओ, चेंज इन लेंथ इन रबर और चेंज इन लेंथ इन स्टील, दोनों में किसकी चेंज ज़्यादा होगी लेंथ में? अगर आपने दो वायर लिए हैं सेम लेंथ के, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन के, सेम फोर्स लगाया, तो दोनों वायर में किसकी लेंथ ज़्यादा चेंज होगी? ले हो, मतलब पूरी कहानी हम बता दिए थे, बाद में हनुमान जी कौन थे भैया? आपको स्टील का वायर दिया, आपको रबर का वायर दिया, और दोनों को आपने सेम फोर्स लगाया है। प्रैक्टिकली बताइए किसकी ज़्यादा चेंज होगी? यानी कि एल आर की वैल्यू एल एस से बड़ी है ना। अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर बड़ा होगा तो इधर साइड भी तो न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो मैथमेटिकली आप कहेंगे कि एज एल आर इज ग्रेटर देन एल एस, सो वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर। प्रूफ हो गया? ये तो प्रूफ करना था, ये फिजिक्स की भाषा में हमने बताया था, ये मैथमेटिकल भाषा में प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट करिए। अब आप कहेंगे जब स्टील रबर की अपेक्षा ज़्यादा जो है इलास्टिक है, तो हम लोग मोजे खरीदते हैं, अंडरवियर खरीदते हैं, तो उसमें इलास्टिक रबर की पड़ी होती है ना, स्टील की डलवा दे ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, नहीं रहेगी ठीक? क्यों? ज़्यादा इलास्टिक होती मजबूत रहेगी, क्यों नहीं डलवाते भाई? ज़रा समझिएगा। आप मोजे लेने जाते हो तो मोजे का जो साइज़ होता है वो आप अपने पैर से बड़ा लेते हो, बराबर लेते हो, छोटा लेते हो? छोटा लेते हो ना, उसका घेरा जो है छोटा होना चाहिए, उसको खींचते हो आप, तब आप अपना पैर घुसेड़ते हो, फिर आप छोड़ते हो तो वो ग्रिप बनाता है। तो जब नया आप मोजा लेते हो तो जब ग्रिप बनाता है तो आपको कैसा फील होता है? जब उसको उतारते हो दर्द होता ना वहाँ पर, अगर वही स्टील होता तो हालत ख़राब कर देता। दूसरी बात, जब आप मोजा पहनते हो तो पहले मोजे को ऐसे खींचते हो, अब अगर आपने मोजे के ऊपर वहाँ पर स्टील चढ़ा रखी होती तो खींचने में फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता। तो मम्मी पापा को पकड़ाते, मम्मी खींचो, तब पैर घुसेड़ते उसमें, ठीक है? वो पता चला कि खींच तो दिया, अब वो जब छोड़ा तो फिर अपनी ग्रिप बनाया, तो जब स्टील ग्रिप बनाएगी तो हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये तो मोजे की बात हो गई, और कहीं अंडरवेयर की बात हुई तो और दिक्कत कहीं रास्ते में दिक्कत हो गई तो उसको उतारे कौन वाला? पहले 3 लोगों को बुलाया, भैया यहाँ जाओ, जरा जरा इसको पकड़ के खींचो, थोड़ा उतर ही नहीं रही है। तो भैया ऐसा है, रबर ही ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा जल्दी ख़राब होगी, बदल देंगे, लेकिन स्टील ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया इलास्टिसिटी, जब स्ट्रेस कैसा है लॉन्गिट्यूडनल, और जब स्ट्रेन कैसा है लॉन्गिट्यूडनल। अब